तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज वीडियो की क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। वीडियो को जब आप लोग देखा करते हैं तो उसको 360, 480, 720 की क्वालिटी में देखा करें, तभी वीडियो क्लियर दिखता है। और जब मैं क्वेश्चन डालता हूँ तो बीच बीच में ट्रिक्स वाला क्वेश्चन डाल देता हूँ और क्वेश्चन के लास्ट में, मतलब वीडियो के अंत में भी ट्रिक्स वाला क्वेश्चन डालता हूं। तो कृपया वीडियो को पूरा देखा करें और विजय मानव चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन दबाएं और प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सुनें। दोस्तों, आज भारतीय अर्थव्यवस्था का पहला सेट पढ़ेंगे। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। जैसा कि 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान होते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था इसका एक प्रमुख उदाहरण है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि दूसरा प्रश्न है। किस प्रकार की बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जैसा कि 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब है शैक्षिक बेरोजगारी। शैक्षिक बेरोजगारी भारत की आर्थिक समस्याओं की प्रमुख समस्या है। यह स्थिति हमारे आर्थिक विकास में बाधक है। शिक्षित वर्ग में बेरोजगारी अलग किस्म की बेरोजगारी है। जैसे कोई व्यक्ति वह स्नातक स्नातकोत्तर पढ़ाई कर लेते हैं और वह बेरोजगार हो जाते हैं, तो इसी स्थिति को शिक्षित बेरोजगारी कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि तीसरा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है। जैसा कि 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब है अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। भारत में असमानता घटाने हेतु निम्न उपाय किए गए हैं। भूमि सुधार, करारोपण, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, वित्तीय राजकोषीय समावेश, प्रतिस्पर्धात्मक विनिमय दरें, सार्वजनिक उपकरणों का निजीकरण। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि चौथा प्रश्न है। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है। जैसा कि 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दी हुई है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है उपयुक्त दोनों के आधार पर, यानी चालू मूल्यों के आधार पर और स्थिर मूल्यों के आधार पर। डिटेल आपके सामने है, आप पढ़ सकते हैं। मैं आशा करता हूं आप डिटेल पढ़ चुके होंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि 5वां प्रश्न है। जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए निम्न में से किसको घटाया जाता है। जैसा कि 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ह्रास, राइट आंसर। किसी भी देश में एक निश्चित समय अथवा एक वित्त वर्ष में देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद या जीएनपी कहते हैं। जीएनपी से लागत के मूल्य में होने वाले मूल्य ह्रास को हटाने के बाद जो शेष बचता है उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या एनएनपी कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि 6वां प्रश्न है। किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है। जैसा कि 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए हुए हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकसित देशों की। ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। जब किसी देश की मुद्रा की मांग उसकी पूर्ति से अधिक होती है, तब उस देश की मुद्रा विदेशी विनिमय बाजार में कठिनाई से उपलब्ध हो पाती है। ऐसे देश की मुद्रा को हार्ड करेंसी कहते हैं। हार्ड मुद्रा विकसित देशों
में अधिक पाई जाती है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि 7वां प्रश्न है। मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? जैसा कि 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब है मुद्रा पूर्ति में वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कारणात्मक रूप से मुद्रास्फीति के कई कारण हो सकते हैं। इन्हें मुख्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला मांग कारक यानी डिमांड पुल, दूसरा मूल्य वृद्धि कारक यानी कॉस्ट पुश। मांग कारक माल सेवा की मांग में वृद्धि से पैदा होते हैं, जबकि मूल्य वृद्धि कारक स्पष्टतः मूल्य वृद्धि अथवा माल सेवा की आपूर्ति में कमी से उत्पन्न होते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि 8वां प्रश्न है। भारत का सबसे बड़ा बैंक है? तो जैसा कि 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। ये देश का सबसे बड़ा बैंक है। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 को हुआ था। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि अगला प्रश्न 9वां है। भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 15 भाषाओं का। भारतीय रुपए के नोट के भाषा पटल पर भारत की 22 सरकारी भाषाओं में से 17 भाषाओं में उनका मूल्य मुद्रित है। हिंदी और अंग्रेजी के अलावा भारतीय नोट में 15 भाषाओं का इस्तेमाल होता है। कोई भी नोट जैसे 10, 20, 50 पर हिंदी और अंग्रेजी के साथ असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू में उसकी कीमत लिखी होती है। हिंदी और अंग्रेजी का इस्तेमाल नोट के अगले हिस्से में होता है। बाकी भाषाएं नोट के पिछले हिस्से पर लिखी होती हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि अपना 10वां प्रश्न है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है? जैसा कि 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब है लखनऊ। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक या सिडबी भारत की स्वतंत्र एक वित्तीय सहायता है, जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की वृद्धि एवं विकास के लक्ष्य से स्थापित किया गया है। यह लघु उद्योग क्षेत्र के संवर्धन, वित्त पोषण और विकास तथा इसी तरह की गतिविधियों में लगी अन्य संस्थाओं के कार्यों में समन्वयन के लिए प्रमुख विकास वित्तीय संस्था है। इसका मुख्यालय लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश में, और समग्र देश में इसके कार्यालय हैं। जैसा कि दोस्तों आपसे वीडियो की शुरुआत में कहा था कि ट्रिक्स वाला क्वेश्चन डालेंगे बीच में और वीडियो के लास्ट में। तो ट्रिक्स है, दोहा में ट्रिक्स है। भारत में चीन है, भारत रे पाकिस्तान, जर्मन ही पोलैंड है, पांडु भांडु अफगानिस्तान। यानी भारत और चीन के बीच जो रेखा है मैकमोहन रेखा, यानी भारत में चीन है। यानी भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा है। दूसरी लाइन में कहा है भारत रे पाकिस्तान, तो नहीं, भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है रे यानी रेड क्लब रेखा। अगली लाइन में कहा है जर्मन ही पोलैंड है, तो यानी जर्मन और पोलैंड के बीच जो रेखा है हिडनबर्ग रेखा। जर्मन ही यानी हिडनबर्ग रेखा। पांडु भांडु अफगानिस्तान, तो यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो रेखा है कौन सी है? पांडु, डू यानी डुरंड रेखा। भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी डुरंड रेखा है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि अपना 11वां प्रश्न है। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जैसा कि 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब है 1956 ईस्वी में। भारतीय जीवन बीमा निगम या LIC भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है और देश की सबसे बड़ी निवेशक कंपनी भी है। यह पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है। इसकी स्थापना सन 1956 ईस्वी में हुई। ओरिएंटल जीवन कंपनी भारत की पहले बीमा कंपनी थी।
कंपनी थी। जी सन 1818 में कोलकाता में विपिन दास गुप्ता एवं अन्य लोगों के द्वारा स्थापित की गई थी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि 12वां प्रश्न है। दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? जैसा कि 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब है मुंबई। दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? मुंबई, महाराष्ट्र में। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि अपना 13वां प्रश्न है। सहभागिता नोट निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? जैसा कि 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब है विदेशी संस्थागत निवेश। सहभागिता नोट PNS पार्टिसिपेटरी नोट्स घरेलू बाजार में व्यापार हेतु ऐसे विदेशी कोषों द्वारा प्रयुक्त प्रपत्र है जो देश में पंजीकृत नहीं है। ये वे व्युत्पन्न या डेरिवेटिव्स प्रपत्र हैं जो अंडरलाइंग परिसंपत्तियों के विरुद्ध जारी किए जाते हैं और जो इसके धारक अंडरलाइंग परिसंपत्तियों यथा स्टॉक, बॉन्ड, वस्तुएं, नकदी, ब्याज दर आदि से प्राप्त पूंजी आय में हिस्सेदारी की अनुमति प्रदान करते हैं। सहभागिता नोट देश में पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों FIIS द्वारा विदेश स्थित अपने उन ग्राहकों को जारी किए जाते हैं जो भारतीय स्टॉक बाजार में निवेश करने हेतु अयोग्य होते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि अपना 14वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक प्राइवेट बैंक है? तो जैसा कि 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब है साउथ इंडियन बैंक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। साउथ इंडियन बैंक भारत में कार्यरत निजी क्षेत्र का एक बैंक है। भारत के निजी क्षेत्र के बैंक निम्नलिखित हैं: एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, ING, बेस बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, कर्नाटक बैंक, कैथोलिक सीनियन बैंक, करूर बेस बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, नैनीताल बैंक, फेडरल बैंक, यस बैंक, रत्नाकर बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, सिटी यूनियन बैंक, साउथ इंडियन बैंक, बंधन बैंक, IDFC बैंक। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि अपना 15वां प्रश्न है। भारत में कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में ऋण वितरण में निम्नलिखित में से किसका हिस्सा सर्वाधिक है? जैसा कि 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब है वाणिज्यिक बैंक। बैंक वह कोई भी संस्था है जो मुद्रा के लेन देन को सरल बनाती है। वाणिज्यिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक उन बैंकों को कहते हैं जो धन जमा करने, व्यवसाय के लिए ऋण देने जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं। इन्हें वाणिज्यिक बैंक या व्यावसायिक बैंक या व्यापारिक बैंक भी कहते हैं। व्यापारिक बैंक लोगों के रुपयों को जमा के रूप में स्वीकार करती है तथा जब लोगों को मुद्रा की जरूरत होती है तो उन्हें ऋण के रूप में उधार भी दे देती है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि अपना 16वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस अस्थि का बंधक किया जा सकता है? जैसा कि 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब है भूमि तथा भवन। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1982 की धारा 58A में बंधक यानी मोर्टेजेस को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार बंधक का तात्पर्य किसी ऋण के रूप में अग्रिम तौर पर ली गई या ली जाने वाली राशि अथवा कोई विद्यमान या भविष्य ऋण अथवा किसी कार्य व्यवहार से उत्पन्न आर्थिक देनदारियों के दायित्व के भुगतान की सुरक्षा के उद्देश्य के लिए किसी विनिर्दिष्ट अचल संपत्ति में हित के अंतरण से है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि अपना 17वां प्रश्न है। कौन सा संगठन उधारकर्ताओं की ऋण पृष्ठभूमि रखता या उपलब्ध करता है? तो जैसा कि 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब है CIBIL यानी सिविल। ए इसका राइट आंसर है। ट्रांस यूनियन सिविल लिमिटेड भारत की पहली क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है जिसे
सामान्य रूप से क्रेडिट ब्यूरो भी कहा जाता है। ये व्यक्तियों और गैर व्यक्तियों यानी वाणिज्यिक निकायों के लोन और क्रेडिट कार्ड से संबंधित भुगतानों के रिकॉर्ड्स जुटाते हैं और रखते हैं। ये रिकॉर्ड्स बैंकों और अन्य लेंडर्स द्वारा मासिक आधार पर हमारे पास जमा किए जाते हैं। इस जानकारी का उपयोग करके क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट CIR तथा क्रेडिट स्कोर विकसित किया जाता है, जिनकी बदौलत लेंडर्स लोन आवेदनों का मूल्यांकन और स्वीकृत करते हैं। क्रेडिट ब्यूरो को RBI द्वारा अनुज्ञप्त किया जाता है और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2005 द्वारा अधिशासित किया जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि अपना 18वां प्रश्न है। इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है, जैसा कि 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है शेयर बाजार में प्रतिभूतियों का अवैध लेन देन, यानी C इसका राइट आंसर है। जब किसी कंपनी के मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति कंपनी की अंदरूनी जानकारी के आधार पर शेयर खरीद या बेचकर गैर कानूनी तरीके से लाभ कमाता है, तो वह इनसाइडर ट्रेडिंग की श्रेणी में आता है। सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग की पहचान करने के लिए मार्केट सर्विलेंस सिस्टम लागू की है। ये सिस्टम मार्केट में असामान्य मार्केट पैटर्न पर निगरानी रखती है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि अपना 19वां प्रश्न है। नए RBI द्वारा जारी 50 रुपए के नोट के पृष्ठ भाग में निम्नलिखित में से किसका रूपांकन किया गया है? जैसा कि 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर D, हम्फी का पत्थर से बना रथ। हम्फी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। वर्तमान में ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि अपना 20वां और अंतिम प्रश्न है। कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में स्थित है? जैसा कि 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है कर्नाटका, यानी कर्नाटक। ऑप्शन नंबर B राइट आंसर। कोलार सोने की खान कर्नाटक राज्य में स्थित है। कोलार की खदानों का आधुनिक इतिहास ब्रिटिश फर्म जॉन टेलर एंड सन्स से शुरू होता है। 1880 में इस इंजीनियरिंग कंपनी को यहां से सोना निकालने का ठेका दिया गया था। आइए दोस्तों, ट्रिक वाला क्वेश्चन आ गया है। ट्रिक्स है दोहा में जर्मनी ने मैगी को फ्रांस में बेचा, रूस ने मेल रहीम को फिनलैंड से खींचा। यानी जर्मनी और फ्रांस के बीच जो रेखा है मैगीनॉट रेखा है। रूस और फिनलैंड के बीच जो रेखा है मेल रहीम रेखा है। कौन सी रेखा है? मेल रहीम रेखा है। दोस्तों, आज थोड़ी वॉइस में प्रॉब्लम आई होगी, इसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ा सर्दी जुकाम है, इस वजह से वॉइस क्लियर नहीं आ रही होगी।